नमस्कार साथियों, यूजीसी नेट की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हमारी जो कक्षा का जो विषय है वो है इकाई 10 में वर्णित हरिशंकर परसाई की हास्य व्यंग्य विधा में रचित कहानी भोलाराम का जीव। ये जो भोलाराम का जीव कहानी है, इसके माध्यम से हरिशंकर परसाई ने सरकारी कार्यालयों में व्याप्त भ्रष्टाचार के साथ ही जो सरकारी कार्यालयों में जो लाल फीताशाही है, उसका बड़ा ही जो मार्मिक व्यंग्य है, वो हरिशंकर परसाई ने भोलाराम का जीव है उसमें किया है। हरिशंकर परसाई है वो हिंदी में जो हास्य व्यंग्य विधा है उसके एक सशक्त हस्ताक्षर रहे हैं। और हरिशंकर परसाई ने जो हिंदी में जो हास्य व्यंग्य विधा है उसको एक नया और जो महत्वपूर्ण आयाम है वो प्रदान किया है। इसके अलावा जो हरिशंकर परसाई ने हिंदी जो व्यंग्य विधा है उसमें जो नए प्रतिमान है वो स्थापित किए हैं। हरिशंकर परसाई ने सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक क्षेत्र में जितनी भी प्रकार की कुसंगतियां हैं या पाखंड या आडंबर है, उनका जो भली भांति विरोध है अपने व्यंगों के माध्यम से किया है। हरिशंकर परसाई की एक और खासियत यह है कि उनके जो व्यंग्य हैं वो काफ़ी मार्मिक होने के साथ ही समाज की जो व्यवस्था उस पर चोट करने के साथ ही समाज को जो बेहतर बनाने की जो दिशा है, उसकी दिशा में भी जो मार्ग है वो प्रशस्त करते हैं। इस तरीके से जो हरिशंकर परसाई है वो शोषक के विरुद्ध जो साहित्य की भूमिका और साहित्य का समाज के प्रति दायित्व है, उसको वो भली भांति है वो रेखांकित करने का प्रयास है वो करते हैं। हरिशंकर परसाई का जो लेखन का जो क्षेत्र है या उनकी जो साहित्य की जो उपादेयता है वो रविंद्रनाथ त्यागी की इस कथन से भली भांति पता चलता है कि अगर 1950 से पहले का अगर साहित्य लिखना हो तो प्रेमचंद के साहित्य के आधार पर ज़्यादा प्रमाणिक तरीके से लिखा जा सकता है। और 1950 के बाद का जो दस्तावेज है वो प्रेमचंद की जो हरिशंकर परसाई की जो रचना है वो वहाँ पर मिल जाएंगी। तो 1950 के पहले ज़्यादा प्रमाणिक कौन है? प्रेमचंद। और 1950 के बाद जो ज़्यादा महत्वपूर्ण दस्तावेज बन जाता है वो है हरिशंकर परसाई। इस तरीके से हरिशंकर परसाई की ये महत्वपूर्ण भागीदारी वो हास्य व्यंग्य विधा और साहित्य और समाज में रही है। इसके अलावा जो हरिशंकर परसाई है, इनका जो जन्म है वो मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में हुआ था। और इन्होंने जबलपुर से जो वसुधा पत्रिका है उसके संपादन का कार्य है वो भी भली भांति किया था। हम देखते हैं हरिशंकर परसाई के बारे में प्रारंभिक जानकारी। तो ये हरिशंकर परसाई ने अपने जीवन काल में विभिन्न प्रकार की हास्य व्यंग्य विधाएं, कहानियां, रिपोर्टाज और निबंध है, उनका जो रचना क्रम है वो किया है। इनके प्रमुख अगर व्यंगों की बात करें तो उसमें एक है रानी नागफनी की कहानी, हंसते हैं रोते हैं, ठुठुरता हुआ गणतंत्र, सदाचार का ताबीज, तुलसीदास चंदन घिसें इत्यादि महत्वपूर्ण है। तो इनके कहानी संग्रह है वो कहानी संग्रह इनके हंसते हैं रोते हैं और जैसे उनके दिन फिरे। तो हरिशंकर परसाई की कहानी संग्रह कौन सी है? हंसते हैं रोते हैं जैसे उनके दिन फिरे। इसके अलावा इनका जो उपन्यास है वो है रानी नागफनी की कहानी और तट की खोज। तब की बात और थी, भूत के पांव पीछे, बेईमानी की परत, पगडंडियों का जमाना, सदाचार का ताबीज और शिकायत मुझे भी है। और अंत में ये इनके निबंध संग्रह है। और वैष्णव की फिसलन, तिरछी रेखाएं, ठिठुरता हुआ गणतंत्र और विकलांग जो श्रद्धा का दौर है, इसके लिए इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। साहित्य अकादमी पुरस्कार। एक और इनके बारे में महत्वपूर्ण बात यह है कि इन्होंने जबलपुर से वसुधा पत्रिका के संपादन का कार्य किया था। तो इन्होंने जबलपुर से जो वसुधा पत्रिका है उसके संपादन का कार्य किया था। इसके अलावा हरिशंकर परसाई का जो सर्वोच्च साहित्य क्रम है वो परसाई रचनावली के नाम से 6 भागों में विभाजित है। तो ये भी बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी है। परसाई रचनावली के नाम से वो कितने भागों में विभाजित है? वो परसाई रचनावली के नाम से 6 भागों में विभाजित है। तो इन्होंने हरिशंकर परसाई ने जबलपुर से वसुधा पत्रिका के संपादन का कार्य किया था। और इनके जो संपूर्ण जो साहित्य क्रम है वो परसाई रचनावली में समाहित है। और ये जो परसाई रचनावली है वो 6 भागों में विभाजित है। इनका जन्म स्थान है वो मध्य प्रदेश का होशंगाबाद है। इसके अलावा हरिशंकर परसाई की एक बड़ी महत्वपूर्ण जीवनी लिखी है राजेंद्र चंद्रकांता राय ने, और काल के कपाल पर हस्ताक्षर के नाम से। तो काल के कपाल पर हस्ताक्षर वो किसकी जीवनी है? वो है हरिशंकर परसाई। और इसके जीवनीकार है वो है राजेंद्र चंद्रकांता राय। और कहानी संग्रह है हरिशंकर परसाई की हंसते हैं रोते हैं जैसे उनके दिन फिरे, रानी नागफनी की कहानी, तट की खोज, ये इनके उपन्यास हैं। तब की बात और थी, भूत के पांव पीछे, बेईमानी की परत, पगडंडियों का जमाना, सदाचार का ताबीज
शिकायत मुझे भी है, और अंत में इनके निबंध संग्रह है, और फिर वैष्णव की फिसलन, तिरछी रेखाएं, टुटता हुआ गणतंत्र और विकलांग श्रद्धा का दौर है, वो इनकी जो है वो महत्वपूर्ण व्यंग संग्रह है हरिशंकर परसाई के। जैसे कि मैंने इस कक्षा की शुरुआत में चर्चा की थी कि हरिशंकर परसाई के जो व्यंग है वो समाज के मार्मिक है, वो उस पर चोट करते हैं, और हरिशंकर परसाई वो समाज की एक सजग प्रहरी है, वो समाज को जो क्रांति की तरफ है और एक बेहतर समाज के निर्माण की तरफ वो मार्ग है वो है प्रशस्त करते हैं। अब उनके बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, जैसे कि इनका एक बड़ा महत्वपूर्ण व्यंग है प्रेमचंद के फटे जूते, हरिशंकर परसाई का। तो ये जो प्रेमचंद के जो फटे जूते व्यंग है उसमें हरिशंकर परसाई ने जो प्रेमचंद की जो सादगीपूर्ण जीवन है और जो व्यक्ति का जो आंतरिक और जो बाह्य जीवन है वो किस प्रकार एक समान होता है उसका बड़ा ही मार्मिक चित्र खोया है, और इसके माध्यम से उन्होंने जो दिखावटीपन की जो संस्कृति होती है या अवसरवादिता है उस पर भी चोट की है। तो ये प्रेमचंद के फटे जूते ये हरिशंकर परसाई का एक महत्वपूर्ण व्यंग है। उसकी कुछ पंक्तियां, तो इसके माध्यम से आप हरिशंकर परसाई की जो व्यंग धर्मिता है और उनकी जो कला है उसको भली भांति जान सकते हैं। मेरी दृष्टि इस जूते पर अटक गई है, सोचता हूँ फोटो खिंचाने की अगर यह पोशाक है तो पहनने की कैसे होगी। नहीं, इस आदमी की अलग अलग पोशाकें नहीं होंगी, इसमें पोशाकें बदलने का गुण नहीं है, यह जैसा है वैसा ही फोटो में खिंच जाता है। तो इस माध्यम से उन्होंने जो बाहरी दिखावटीपन है जो अवसरवादिता है उस पर व्यंग किया है, और एक साहित्यकार की जो अंतर्वेदी जो मर्म दृष्टि है उस पर भी हरिशंकर परसाई वो बखूबी तौर पर निकलते हैं। तो मेरी दृष्टि इस जूते पर अटक गई है, सोचता हूँ फोटो खिंचवाने की यह पोशाक है तो पहनने की कैसे हुई। नहीं, इस आदमी की अलग अलग पोशाकें नहीं होंगी, इसमें पोशाकें बदलने का गुण नहीं है, यह जैसा है वैसा ही फोटो में खिंच जाता है। यह हरिशंकर परसाई का बड़ा ही महत्वपूर्ण व्यंग है प्रेमचंद के फटे जूते। फिर तत्पश्चात जो रविन्द्रनाथ त्यागी ने एक बड़ी महत्वपूर्ण बात बोली है कि 1950 के पहले है वो प्रेमचंद के जो साहित्य के आधार पर है वो समाज है का चित्रण वो ज्यादा बखूबी तौर पर किया जा सकता है, और 1950 का जो दस्तावेज है वो आपको हरिशंकर परसाई की रचनाओं है उसमें मिल जाएगा। तो रविन्द्रनाथ त्यागी ने एक बड़ी ही महत्वपूर्ण बात बोली हरिशंकर परसाई के बारे में, आजादी से पहले का हिंदुस्तान जानने के लिए जैसे सिर्फ प्रेमचंद ही पढ़ना काफी है, तो उसी तरह आजादी के बाद का जो पूरा दस्तावेज है वो परसाई की जो रचना है उसमें सुरक्षित है। तो रविन्द्रनाथ त्यागी ने बोला कि आजादी से पहले का हिंदुस्तान जानने के लिए जैसे प्रेमचंद पढ़ना ही काफी है, उसी तरह आजादी के बाद का जो पूरा दस्तावेज है वो परसाई की रचनाओं में वो सुरक्षित है। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण आलोचक हुए हैं कमला प्रसाद। तो कमला प्रसाद ने भी जो हरिशंकर परसाई उनके बारे में बड़ी महत्वपूर्ण बात बोली है। कमला प्रसाद ने कहा है, जनभाषा में एक कवि कबीर है जिसने राह के बटमारों की गतिविधियों को खूब पहचाना, उसने जासूसी की, कपट को पारदर्शी आंखों से चीरने का काम उसने जीवन पर्यंत किया, ऐसा ही दूसरा लेखक उसकी बरादरी में हुआ परसाई। तो कमला प्रसाद ने हरिशंकर परसाई के बारे में बड़ी महत्वपूर्ण बात बोली है, जनभाषा में एक कवि कबीर है जिसने राह के बंटवारों की गतिविधियों को खूब पहचाना, उसने जासूसी की, कपट को पारदर्शी आंखों से चीरने का काम उसने जीवन पर्यंत किया, ऐसा ही दूसरा लेखक उसकी बरादरी में हुआ परसाई। फिर उसके बाद जो हरिशंकर परसाई की जो व्यंग धर्मिता है उसमें वो किस प्रकार जो धार्मिक आडंबर जो कर्मकांड है उस पर चोट करते हैं और एक तार्किक और जो जीवन है उसको अपनाने पर बल देते हैं, वो हरिशंकर परसाई की व्यंग वैष्णव की जो फिसलन है उसमें नजर आएगा। तो इसी में जो वैष्णव का जो फिसलन का जो शुरुआती अंश है वो मैंने यहाँ पर लिया है। वैष्णव करोड़पति है, भगवान विष्णु का मंदिर, जायदाद लगी है, भगवान सूदखोरी करते हैं, ब्याज से कर्ज देते हैं, वैष्णव 2 घंटे भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, फिर गद्दी तकिए वाली बैठक में आकर धर्म को धंधे से जोड़ते हैं, धर्म धंधे से जुड़ जाए इसी को योग कहते हैं। कर्ज लेने वाले आते हैं, विष्णु भगवान के वे मुनीम हो जाते हैं, कर्ज लेने वाले दस्तावेज लिखवाते हैं, दस्तावेज लिख दी राम लाल बलद श्यामलाल ने भगवान विष्णु बलद नामूल को, ऐसा जो कि वैष्णव बहुत दिनों से विष्णु के पिता के नाम की तलाश में है, पर वह मिल नहीं रहा, मिल जाए तो बदलियत है वो ठीक हो जाएगा। तो इस तरीके से जो धार्मिक आडंबर जो कर्मकांड है उस पर जो उन्होंने चोट है वो वैष्णव की फिसलन है उसमें किया है। फिर श्यामा सुंदर मिश्र है, उन्होंने हरिशंकर परसाई के बारे में एक बड़ी ही महत्वपूर्ण बात बोली है। ये जो कथन है आलोचकों को मैं इसलिए लाया हूँ क्योंकि जब भी कोई रचनाकार या जो लेखक होता है वो हमारे सिलेबस में होता है तो उससे संबंधित आलोचकों के जो कथन है वो महत्वपूर्ण हो जाते हैं, और एग्जामिनर जो हमारे जो प्रश्न है
वो कहीं ना कहीं उसी जो रचनाकार में जो लेखक है उससे बनाता है। तो श्याम सुंदर मिश्र ने बड़ी ही महत्वपूर्ण बात बोली है। श्याम सुंदर मिश्र ने कहा है, आप बेखटके परसाई के संपूर्ण लेखनी की एक साथ सुनिश्चित क्रम में संजोकर इस देश की जिंदगी का विश्वसनीय इतिहास बना सकते हैं। कितनी महत्वपूर्ण बात बोली है उन्होंने। आप बेखटके परसाई के संपूर्ण लेखनी की एक साथ सुनिश्चित क्रम में संजोकर इस देश की जिंदगी का विश्वसनीय इतिहास बना सकते हैं, जहां जनसाधारण से लेकर बड़े से बड़े राजनीतिक नेता, प्रशासक, बुद्धिजीवी, मध्यवर्गीय, अध्यापक, डॉक्टर, वकील, थानेदार, विश्व के बड़े बड़े राष्ट्र नायक, कूटनीतिज्ञ, युद्ध शास्त्री, प्रेमी प्रेमिकाएं, अवसरवादी, पदलोलुप, राजनीतिज्ञ, साहूकार, पूंजीपति, राजनीतिक और सामाजिक घटनाएं, अपराध, अनाचार, दिशाहीनता, शोषण के अमानवीय रूपांतरण, अकाल, भुखमरी, बाढ़, युवा आक्रोश, जन आंदोलन से शालीनता से आक्रांत रचनाकार और कलाकारों के साथ धार्मिक छदम के भीतर जकड़े हुए पंडित, पुजारी, महात्मा, भगवान, नए पंथों के संचालक और आध्यात्मवादी सभी एक साथ मिल जाएंगे। निश्चय ही व्यंग्यात्मक निबंध लेखन के क्षेत्र में परसाई वो अपने प्रतिमान है, वो आप ही है। तो ये जो कथन है वो बड़े ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं। और जैसे कि अभी हाल ही में हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर का जो एग्जाम है वो होने वाला है, और विभिन्न राज्यों के एग्जाम में जो असिस्टेंट प्रोफेसर का जो एग्जाम है अब वो विश्लेषणात्मक होने लगे हैं। तो वहां पर ये जो टर्म है या जो शब्द है वो काफी महत्वपूर्ण हो जाते हैं कि हरिशंकर परसाई के जो व्यंग्य है वो समाज का आईना है, या हरिशंकर परसाई ने सामाजिक राजनीतिक क्षेत्र में किस प्रकार जो व्यंग्य को धार दी है। तो जब भी ऐसे प्रश्न बनेंगे तो इस प्रकार की पंक्तियां वो नंबरों को बढ़ाने के लिए काफी महत्वपूर्ण है, वो हो जाती हैं। फिर रामचंद्र तिवारी ने हिंदी का जो गद्य साहित्य पुस्तक है रामचंद्र तिवारी की, हिंदी का गद्य साहित्य, उसमें उन्होंने बड़ी ही बात बोली, महत्वपूर्ण बात बोली है कि हरिशंकर परसाई ने निबंध, रिपोर्टाज, कहानी, हास्य व्यंग्य, वेदा विभिन्न प्रकार में लेखन कार्य किया है। और उनकी कहानी किस प्रकार हास्य व्यंग्य में मिल जाती है, व्यंग्य वो किस प्रकार हास्य व्यंग्य में मिल जाती है, ललित निबंध में परिवर्तित हो जाती हैं, ये निश्चित करना बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। तो रामचंद्र तिवारी ने बोला है, किसी विधा की शास्त्रीय मर्यादा में बंधना उनका स्वभाव नहीं है, इसलिए उनके निबंधों में कहानी और कहानियों में ललित निबंध का स्वाद मिलता है। उनके रेखा चित्रों में निबंध और निबंधों में रेखा चित्र की भंगिमा देखी जा सकती है। ये बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बड़ा ही महत्वपूर्ण कथन है। और रामचंद्र तिवारी का ये पूछा जा सकता है कि आचार्य कि हरिशंकर परसाई पर ये जो कथन है वो किसने कहा, तो ये जो कथन है वो है रामचंद्र तिवारी ने। और हिंदी का गद्य साहित्य जो पुस्तक है उसके बारे में, तो किसी विधा की शास्त्रीय मर्यादा में बंधना उनका स्वभाव नहीं है, इसलिए उनके निबंधों में कहानी और कहानियों में ललित निबंध का स्वाद मिलता है। उनके रेखा चित्रों में निबंध और निबंधों में रेखा चित्र की भंगिमा देखी जा सकती है। अपने निबंधों में उन्होंने वर्तमान राजनीति और विविध सामाजिक संस्थाओं के अंतर्विरोधों को उजागर किया। देश, जाति, धर्म और स्वतंत्रता के प्रति जनता की सहज भावुकता उजागर अपना स्वार्थ सिद्धि करने वाले नेताओं का पर्दाफाश किया है। फिर उसके पश्चात जो ठठुरता हुआ गणतंत्र है, तो उसमें एक बड़ा ही जो मार्मिक और जो हास्य व्यंग्य है वो आपको नजर आएगा हरिशंकर परसाई की ठठुरता हुआ गणतंत्र में। स्वतंत्रता दिवस भी तो बड़ी बरसात में होता है, अंग्रेज बहुत चालाक हैं, भरी बरसात में स्वतंत्र करके चले गए। उस कपटी प्रेमी की तरह भागे जो प्रेमिका का छाता भी ले जाए। वह बेचारी भीगती बस स्टैंड जाती है तो उसे प्रेमी की नहीं छाता चोर की याद सताती है। स्वतंत्रता दिवस भीगता है और गणतंत्र दिवस ठिठुरता है। मैं ओवरकोट में हाथ डाले परेड देखता हूँ। तो ये जो पंक्तियां हैं वो है ठिठुरता हुआ गणतंत्र से। ये इनका जो हास्य व्यंग्य संग्रह भी है और ठिठुरता हुआ गणतंत्र के नाम से उनका एक हास्य व्यंग्य भी है। तो ठिठुरता हुआ गणतंत्र में हरिशंकर परसाई ने यह बात बोली है। तो इसके बाद हम अपने जो मूल कहानी है हास्य व्यंग्य विधा में रचित है वो है भोलाराम का जीव है, उस पर आ जाते हैं। तो इससे पहले हमने जो भी कक्षा की है तो उसका एक बार रिवीजन है वो कर लेते हैं। तो भोलाराम का जीव, जो भोलाराम का जो हरिशंकर परसाई है जो व्यंग्यकार है, उन्होंने कौन कौन से कहानी है, कौन कौन से उपन्यास और कौन कौन से जो हास्य व्यंग्य विधाएं लिखी हैं उनकी चर्चा तो हंसते हैं रोती हैं। जैसे उनके दिन फिरे, उनके कहानी संग्रह हैं। रानी नागफनी की कहानी और तट की खोज अब उनका उपन्यास है। तब की बात और थी, भूत के पांव पीछे, बेईमानी की परत, पगडंडियों का जमाना,
सदाचार का ताबीज, शिकायत मुझे भी है, और अंत में निबंध संग्रह उनके, वैष्णव की फिसलन, तिरछी रेखाएं, ठुठुरता हुआ गणतंत्र, और विकलांग श्रद्धा का दौर उनके व्यंग्य संग्रह, और विकलांग श्रद्धा का दौर के लिए उनको साहित्य अकादमी पुरस्कार है, उससे भी सम्मानित किया गया। इसके अलावा इनकी बड़ी महत्वपूर्ण जीवनी है काल के कपाल पर हस्ताक्षर, और उसके लेखक हैं राजेंद्र चंद्रकांता राय। और जबलपुर से हरिशंकर परसाई ने जो वसुधा पत्रिका है उसके संपादन का कार्य किया था, और जो परसाई रचनावली है जिसमें कि उनका संपूर्ण साहित्यक्रम संपादित है वो 6 भागों में विभाजित है। उसके पश्चात उन्होंने प्रेमचंद के जो फटे जूते जो हास्य व्यंग्य विधा की जो लिखा है उनमें, तो उसमें उन्होंने दिखावटीपन और जो अवसरवादिता है उस पर बड़ा ही मार्मिक व्यंग किया है, और एक जो लेखक है उसकी जो साहित्यकार की जो मर्म विधि दृष्टि है उसको भी प्रतिपादित किया है प्रेमचंद के फटे जूते में। रविन्द्रनाथ त्यागी ने बोला कि अगर आज़ादी से पहले के अगर हमें हिंदुस्तान को जानना है तो वो प्रेमचंद के साहित्य से पढ़ना ही काफ़ी, और उसी तरह आज़ादी के बाद का जो पूरा दस्तावेज है वो परसाई की रचनाओं में सुरक्षित है। फिर कमला प्रसाद ने भी उनकी जो प्रशंसा है उसमें काफ़ी महत्वपूर्ण बात बोली है कि जनभाषा में एक कवि कबीर है जिसने राहों के बंटवारों की गतिविधियों को खूब पहचाना, उसने जासूसी की, कपट को पारदर्शी आंखों से चीरने का काम उसने जीवन पर्यंत किया, ऐसा ही दूसरा लेखक उसकी बरादरी में हुआ परसाई, ये कमला प्रसाद ने बात कही है। फिर वैष्णव की फिसलन में वो धार्मिक आडंबर और जो कर्मकांड है उस पर चोट करते हैं हरिशंकर परसाई। फिर डॉक्टर श्याम प्रसाद मिश्र ने भी बड़ी महत्वपूर्ण बातें बोली हैं उनके बारे में, और अंत में आते हैं रामचंद्र तिवारी हिंदी का गद्य साहित्य पुस्तक में। तो किसी विधा की शास्त्रीय मर्यादा में बंधना उनका स्वभाव नहीं है, इसलिए उनके निबंधों में कहानी और कहानियों में ललित निबंधों का स्वाद मिलता है। उनकी रेखा चित्रों में निबंध और निबंधों में रेखा चित्र की भंगिमा देखी जा सकती है। अपने निबंधों में उन्होंने वर्तमान राजनीति और विविध सामाजिक संस्थाओं के अंतर विरोधों को उजागर किया है। देश, जाति, धर्म और स्वतंत्रता के प्रति जनता की सहज भावुकता जगाकर अपना स्वार्थ सिद्धि करने वाले नेताओं का पर्दाफाश किया है। फिर ठुठुरता हुआ गणतंत्र है, तो इसमें उनका बड़ा ही जो मार्मिक जो हास्यव्यंग्यता है वो नजर आती है। स्वतंत्रता दिवस भी तो बड़ी बरसात में होता है, अंग्रेज बहुत चालाक हैं, भरी बरसात में स्वतंत्र करके चले गए, उस कपटे प्रेमी की तरह भागे जो प्रेमिका का छाता भी ले जाए। वह बेचारी भीगती बस स्टैंड जाती है तो उसे प्रेमी की नहीं छाता चोर की याद सताती है। स्वतंत्रता दिवस भीगता है और गणतंत्र दिवस ठुठुरता है, मैं ओवरकोट में डाले परेड देखता हूँ, ठुठुरता को गणतंत्र। इसके बाद जो हमारी जो सिलेबस में कहानी लगेगी वो भोलाराम का जीव। ये जो भोलाराम का जीव जो कहानी है इसमें जो सरकारी कार्यालयों में व्याप्त भ्रष्टाचार है और जो लाल फीताशाही है उसका बड़ा ही मार्मिक व्यंग्य किया है। और ये लाल फीताशाही जो भ्रष्टाचार है वो किसी व्यक्ति की जो मृत्यु है उसका भी कारण बन जाता है, और उसके कारण जो भ्रष्टाचार के कारण उसका जो घर परिवार है वो कितना शोषण और शोषित होता है, उस बात को उन्होंने भोलाराम का जीव है हरिशंकर परसाई ने उसमें बतलाया। तो इस कहानी का जो सारांश है और पात्र है उसकी अगर हम चर्चा करें तो इसमें एक भोलाराम नाम का एक व्यक्ति होता है, उसकी उम्र लगभग 60 वर्ष के अप्रोक्स आसपास होती है, और उसे रिटायर हुए 5 वर्ष हो गई होती हैं, लेकिन वो सरकारी जो कार्यालय है वहाँ पर वो कई बार जो दरखास्त है वो कागज़ वगैरह देता है, लेकिन सरकारी कार्यालयों से उसका कोई भी जो अनुकूल जवाब है वो नहीं आता है, और बार बार उसकी जो दरखास्तें वो बढ़ती जाती हैं, लेकिन उसकी जो पेंशन की जो समस्या है वो सॉल्व नहीं होती है। इसी क्रम में उसकी जो मृत्यु है वो हो जाती है, तो वो यमदूत है जब उसको लेने के लिए जाते हैं भोलाराम को, तो वो उसका जो जीव है वो उनको चकमा देकर वो भाग जाता है यमदूत से, और 5 दिन तक वो उसको जमीन पर आकाश पाताल उन्होंने एक कर दिया, लेकिन उसके बाद भी जो भोलाराम का जो जीव है वो उनको नहीं मिलता है। तो इसी क्रम में जो यमदूत हैं वो वहां पर पहुंचते हैं, तो वो चित्रगुप्त कहते हैं कि मूर्ख तुमने, मतलब वो भोलाराम का जीव है उसको पहचान नहीं पाया, वो सज्जन सा व्यक्ति है, वो अभी तक तुमको मिल नहीं पाया। तो वो बोलते हैं कि महाराज ऐसा तो कभी नहीं हुआ था, मैंने अच्छे अच्छे लोगों जो न्यायाधीश वगैरह वकील वगैरह उनको भी लाया हूँ, लेकिन पता नहीं ये व्यक्ति है वो कहाँ पर रह गया। तो इसी क्रम में यमदूत और जो चित्रगुप्त है और जो धर्मराज है उनके बीच में संवाद होता है, तो इसी बीच में जो नारद है वो उनके यहाँ पर आ जाते हैं। तो नारद को वो धर्मराज है वो पूरी बात बतलाते हैं, तो वो बोलते हैं कि आप जाइए पृथ्वी पर जाके वो समस्या क्या है। तो नारद है वो पृथ्वी पर है, वो जाते हैं तो वो समस्या को देखते हैं कि क्या है, तो वो बोलते हैं कि ये भोलाराम का जो भोलाराम व्यक्ति है उसने 1 महीने तक है वो किराया नहीं दिया है, सॉरी 1 साल से उसने क्या किराया नहीं दिया है, क्योंकि अब उसने 1 साल से किराया नहीं दिया तो उसके जो मकान मालिक है, अगर वो वास्तविक मकान मालिक होगा तो उसके जो परिवार को घर से बाहर निकाल दिया होगा। तो ऐसे में
अब उसे जो ढूंढना है वो एक बड़ा कठिन काम है कि उसका परिवार कहाँ है। लेकिन वो नारद है, वो पहुंचते हैं तो जो रोने का, जो क्रंदन का स्वभाव घर देखते हैं तो वो समझ जाते हैं कि ये भोलाराम का ही घर है। तो उसकी बेटी आती है भोलाराम की। तो भोलाराम की एक बेटी होती है और उसके दो लड़के होते हैं। तो वो बेटी आती है तो बोलते हैं कि नारद, तो वो नारद बोलते हैं कि आप अपनी जो माता है उनको बुला लाइए। तो माता उनको जाती तो वो बोलती हैं कि जो भोलाराम की मृत्यु है वो क्या कैसे हुई। तो वो बोले कि उनको गरीबी की बीमारी थी और उनको पेंशन वगैरह वो नहीं मिल रही थी। तो वो नारद है उसके जवाब में बोलते हैं कि उनकी एक उम्र आ गई थी इसलिए। तो बोलते हैं कि ऐसा नहीं, अगर उनको 50-60 रुपये अगर पेंशन मिलती तो उनकी जो आयु है वो बढ़ भी सकती थी। तो इस तरीके से जो भोलाराम की जो पत्नी है और नारद के बीच में संवाद होता है। तो वो बोलते हैं कि आप साधु संत हैं, अगर हो सके तो अगर आपकी दिव्य वाणी को सुन लिया जाए तो हमारी जो पेंशन की जो समस्या है वो सॉल्व करवा दीजिए, जिससे कि जो हमारा जो घर परिवार है वो आर्थिक रूप से अपना जो खान पान है और जो गृहस्थी है वो चलती रहे। तो नारद जी को दया आ जाती है, वो सरकारी कार्यालय में जाते हैं। तो सरकारी कार्यालय में उनको 3 लोग मिलते हैं, चपरासी, बाबू और साहब। तो वो बाबू के पास जब जाते हैं तो वो बोलते हैं कि जो भोलाराम का जीव की जो फाइल है उसकी पेंशन वो क्या स्थिति है। तब वो बोलते हैं कि भोलाराम का जीव है वो उसकी जो फास्ट है वो दरखास्तों में गई है और जो साहब वगैरह है वो उनके यहाँ पर वो उसको देख रहे हैं। तब वो बोलते हैं कि लेकर कुछ वजन चाहिए। तो वो बार बार एक शब्द का टर्म यूज करते हैं, वो है कि कुछ वजन चाहिए। तो नारद जी सोचते हैं कि इसमें इतना ओवरहेड तो रखा हुआ है तो उसको रख लीजिए। तो वो बोले कि आप नारद हैं, ये जो वजन वगैरह का आपको वो है समझ में नहीं आएगा। तो फिर वो बड़े साहब के पास जाती है। तो बड़ा साहब है तो उसमें वो चपरासी है, वो ऊँग रहा होता है। तो वो बड़ा क्रोध होता है कि आप कैसे अंदर आ गए उसके। तो बोलता है कि आपका चपरासी है, वो ऊँग रहा था इसलिए। फिर वो बोलाराम का जो जीव है उसकी, बोलाराम है उसकी जो फाइल है वो उसको बतलाती हैं। तब वो बोलते हैं कि आप समझे नहीं, इसमें कुछ ना कुछ वजन चाहिए। तो वो बोलते हैं कि वजन क्या चाहिए। तो वो बोलते हैं कि जैसे कि हर चीज़ के लिए कुछ ना कुछ वजन चाहिए। तो वो बोलता है कि मेरे पास तो कुछ है ही नहीं है। तो बोलते हैं कि वो आपका जो सुंदर वीणा है आप वो दे दीजिए। मेरी लड़की है वो गाना बजाना बजाती है और साधु संतों की जो वीणा से उससे तो सुंदर जो वाणी है वो निकलती है। तो इस तरीके से जो वीणा है वो नारद जी हम उनको दे देते हैं। तो तुरंत जो साहब है वो चपरासी को ऑर्डर देता है कि बोलाराम की जो फाइल है वो वापस लाए। तो वो उसको लगता है कि जो नारद है वो कम सुनते हैं, नारद वो कम सुनते हैं। तो वो बोलते हैं बोलाराम बोलाराम। तो बोलाराम का जो जीव है वो फाइल में से निकल आता है। तो इस तरीके से जो नारद है वो सब बात समझ जाते हैं। फिर वो बतलाते हैं कि आप है वो बोलाराम में आपका स्वर्ग में वो इंतजार है वो हो रहा है। लेकिन वो बोलता है कि नहीं नहीं, मुझे अपनी जो पेंशन की जो फाइल है उसी में रहना है, मुझे स्वर्ग वगैरह में जाना नहीं है। तो इस तरीके से उन्होंने जो सरकारी कार्यालय और जो उसमें भ्रष्टाचार है उसका बड़ा ही मार्मिक वर्णन किया है। इसके अलावा इसमें 2 जगह जिक्र आता है कि जो एक तो रेलवे का और एक जो सरकारी कंपनियों के जो ऑफिसर्स होते हैं या जो ठेकेदार होते हैं वो किस प्रकार घपला करते हैं। तो वो बोलते हैं कि आजकल जो महाराज है वो पृथ्वी पर तो बड़े विचित्र बातें चल रही हैं। रेलवे पर कोई माल जाता है और उसको वो माल के जो गोदाम है वो रेलवे वाले वो बीच में ही गायब कर देते हैं। और इसके अलावा उनके जो कई राजनेता होते हैं उनको भी बीच में उठवा लिया जाता है। और उसी तरीके से जो सरकारी जो ठेकेदार होते हैं उन पर बड़ा ही मार्मिक व्यंग किया जाता है। तो उसमें वो बोलते हैं नारद कि वो अभी क्या नर्क वाली जो समस्या वो सॉल्व नहीं हो पाई है। तो वो बोलते हैं कि नहीं धर्मराज, तो वो उसमें बोलते हैं कि ये समस्या तो कब की सॉल्व सॉल्व हो गई है। नर्क में जो कई लोग हैं वो ठेकेदार आ गए हैं कंपनियों के, सरकारी अफसरों के, तो उनको ये वाला काम तुरंत दे दी। तो उन्होंने तुरंत ही इतनी बड़ी बिल्डिंगें वगैरह बना के वो दे दी। तो सरकारी कार्यों में किस प्रकार जो मिलावटपन और जो भ्रष्टाचार होता है उसको उन्होंने रेलवे, राजनेताओं और जो सरकारी कंपनियों के जो ठेकेदार हैं उनके माध्यम से बखूबी रूप से चित्रित किया है। तो ये जो कहानी का जो सारांश है और आपको जो थीम है वो उसका पता चल गई। फिर ये जो जब भी कोई कहानी और हास्यव्यंग विधा होती है तो उसके जो पात्र है उससे हमेशा क्वेश्चन आते हैं। तो इसके जो पात्र हैं वो है, सबसे पहले तो है धर्मराज। फिर एक और पात्र है इनके चित्रगुप्त, यमदूत, नारद, स्वयं भोलाराम और भोलाराम की पत्नी और बच्ची। ये है इस जो हास्यव्यंग विधा है इसके प्रमुख पात्र है। अगर आपसे पूछा जाए कि इसमें कौन कौन से पात्र हैं तो ये पात्र है। इसके अलावा सरकारी कार्यालय में आपको जो पात्र नजर आएंगे उसमें एक है बाबू, एक है साहब और एक अन्य पात्र है वो है चपरासी।
तो 3 जो पात्र हैं वो आपको सरकारी कार्यालय उसमें नजर आएंगे। अब आगे बढ़ते हैं हम। तो इस तरीके से जो सारांश और जो पात्र है उसकी जो हमने चर्चा है वो कर ली है। अब फिर जब भी हम कोई हास्य व्यंग्य विधा पढ़ते हैं तो उसमें एक महत्वपूर्ण तथ्य वो आते हैं। उदाहरण के तौर पर जब भी प्रश्न बनने होते हैं तो इसी प्रकार के जो प्रश्न है उससे वो बनते हैं। तो इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण बात याद रखने वाली है वो है कि जो भोलाराम है उसकी जो उम्र है वो कितनी है। तो भोलाराम की जो उम्र है, भोलाराम की जो उम्र है वो है, तो जो भोलाराम की जो उम्र है वो है 60 वर्ष। भोलाराम की पत्नी है, 2 लड़के हैं और 1 लड़की, 2 लड़के और 1 है लड़की। इसके अलावा जो भोलाराम है वो निवासी कहाँ का था। तो जो भोलाराम है वो निवासी है जबलपुर के घुमापुरा मोहल्ले का। तो जो भोलाराम जो निवासी है वो कहाँ का है, तो वो जबलपुर का जो निवासी है वो है जबलपुर के घुमापुर मोहल्ले का जो निवासी है वो है। अगर आपसे ये पूछा जाए कि जब भोलाराम का जो निवास है वो कौन सा है, तो भोलाराम का जो निवास है वो है जबलपुर के घमापुर मोहल्ला। फिर अगला प्रश्न है कि भोलाराम को जो रिटायर हुए कितने वर्ष हो गए थे। तो भोलाराम को जो रिटायर हुए वो हो गए थे 5 वर्ष। और इसके अलावा जो भोलाराम है वो 5 यमदूत हैं, वो 5 दिन से उनको देख रहे थे और 5 दिन से भोलाराम का जो जीव है वो नहीं मिल रहा था। 5 दिन से भोलाराम का जीव नहीं मिल रहा था। और इसके अलावा इसमें जो भ्रष्टाचार उस पर जो व्यंग्य किया गया है, भ्रष्टाचार पर व्यंग्य वो किया गया है। एक तो रेलवे, राजनेता और इसके अलावा सरकारी कंपनी के जो ठेकेदार हैं उन पर। सरकारी कंपनी के ठेकेदार। इसके अलावा एक और बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है इसमें कि साहब है वो नारद से क्या मांगता है। तो साहब है वो नारद से उनकी सुंदर वीणा है उसको मांगता है। तो साहब है वो नारद से क्या मांगता है, तो वो मांगता है सुंदर वीणा। क्या? सुंदर वीणा। और वो सुंदर वीणा क्यों मांगता है, क्योंकि जो साहब की जो लड़की है वो गाना बजाना है उसका जो शौक है वो रखती है। और वो बोलता है कि जो जो साधु संतों की जो बीना है उससे तो जो सुंदर जो मधुर संगीत है वो निकलता है। तो इस तरीके से इसमें जो प्रमुख फैक्टर या जो बातें हैं वो है भोलाराम की उम्र है वो कितनी है, 60 वर्ष है। उसको रिटायर हुए 5 वर्ष हो गए और 5 दिन से उसका जो भोलाराम का जो आत्मा और जो जीव है वो मिल नहीं रहा था। निवासी है वो जबलपुर के घमापुर मोहल्ले का। रिटायर हुए उसको 5 वर्ष हो गए हैं और 5 दिन से ढूंढ रहे थे। भ्रष्टाचार पर व्यंग्य किया गया, वो रेलवे, राजनेता, सरकारी कंपनी के ठेकेदार है उसके माध्यम से। और वो साहब है वो नारद से वो क्या मांगता है उनकी, वो मांगता है सुंदर बीना। तो ये बड़ी ही महत्वपूर्ण बात है इस हास्य व्यंग्य विधा की कहानी में। फिर उसके बाद आता है जो इसके जो प्रमुख उद्धरण है उनकी चर्चा है वो करी जाती है कि जो इसकी जो प्रमुख उद्धरण है वो कौन कौन सी है। तो ये जो इसकी जो उद्धरण है वो हास्य व्यंग्य विधा वाले हैं, वो संवाद शैली में रचे गए हैं। और इसमें जो संवाद शैली के माध्यम से कई प्रकार के जो मार्मिक जो उसके जो उद्धरण है वो आते हैं। और एग्जाम में जो प्रश्न है वो इसी से बनेगा, इससे बाहर आपके जो उद्धरण है वो नहीं जाएंगे। तो इसकी जो शुरुआत होती है वो इन्हीं पंक्तियों से होती है। ऐसा कभी नहीं हुआ था धर्मराज, लाखों वर्षों से असंख्य आदमियों को कर्म और सिफारिश के आधार पर स्वर्ग या नरक में निवास स्थान अलॉट करते आ रहे थे, पर ऐसा कभी नहीं हुआ था। तो इसकी जो शुरुआत होती है वो इन्हीं पंक्तियों से होती है। ऐसा कभी नहीं हुआ था धर्मराज, लाखों वर्षों से असंख्य आदमियों को कर्म। तो इसमें 2 महत्वपूर्ण बातें रखने की है कि धर्मराज वो लाखों वर्षों से असंख्य आदमियों को किसके आधार पर कर रहे थे, वो कर रहे थे कर्म और सिफारिश के आधार पर। कर्म और सिफारिश के आधार पर स्वर्ग या नरक में निवास स्थान है वो
अलॉट करे। तो इसमें दो महत्वपूर्ण बातें याद रखने वाली है, वो है कर्म और सिफारिश के आधार पर स्वर्ग और नरक में निवास स्थान अलॉट करते आ रहे थे, पर ऐसा कभी नहीं हुआ था। फिर चित्रगुप्त है वो चिल्ला उठे, अरे तू कहाँ रहा इतने दिन, भोलाराम का जीव है। जब भोलाराम का जो जीव है वो नहीं मिलता है तो यमदूत है वो उनके सामने आता है, तो चित्रगुप्त वो चिल्ला उठती हैं कि तू इतने दिन से कहाँ था और वो भोलाराम का जो जीव है वो कहाँ पर है। तो यमदूत है वो हाथ जोड़कर है वो चित्रगुप्त से बोलता है, दया निधान मैं कैसे बतलाऊं कि क्या हो गया। आज तक मैंने धोखा नहीं खाया था, पर भोलाराम का जो जीव है मुझे चकमा दे गया। 5 दिन पहले, ये महत्वपूर्ण तथ्य, इसकी मैंने चर्चा भी की थी। 5 दिन पहले जब जीव ने भोलाराम की देह को त्यागा, तब मैंने उसे पकड़ा और इस लोक की यात्रा आरंभ की। नगर के बाहर ज्यों ही मैं उसे लेकर एक तीव्र, तो वो किससे लेकर बात जाती हैं, वो जाती हैं तीव्र वायु तरंग से। ये याद रखने वाली बात है, तीव्र वायु तरंग। तो तीव्र वायु तरंग पर सवार हुआ, त्यों ही वह मेरे चंगुल से छूटकर न जाने कहां गायब हो गए। इन 5 दिनों पर मैंने सारा ब्रह्मांड है वो छान डाला, पर उसका कहीं पता नहीं चला। तो जो यमदूत है वो बोलते हैं, यमदूत हाथ जोड़कर बोलता है कि दया निधान मैं कैसे बतलाऊं कि क्या हो गया। आज तक मैंने धोखा नहीं खाया था, पर भोलाराम का जीव मुझे चकमा दे गया। 5 दिन पहले जब जीव ने भोलाराम की देह को त्यागा, तब मैंने उसे पकड़ा और इस लोक की यात्रा आरंभ की। नगर के बाहर ज्यों ही मैं उसे लेकर एक तीव्र वायु तरंग पर सवार हुआ, त्यों ही वह मेरे चंगुल से छूटकर न जाने कहां गायब हो गया। इन 5 दिनों में मैंने सारा ब्रह्मांड छान डाला, पर उसका कहीं पता नहीं चला। फिर धर्मराज क्रोध से बोले, मूर्ख जीवों को लाते लाते बूढ़ा हो गया, पर एक भी मामूली बूढ़े आदमी के जीव ने तुझे चकमा दे दिया। तो धर्मराज है उसके जो प्रतिवाद है उसके उत्तर में जवाब देती हैं कि मूर्ख जीवों को लाते लाते बूढ़ा हो गया, पर फिर भी एक मामूली बूढ़े आदमी के जीव ने तुझे चकमा दे दिया। तो उसके जवाब में दूत है वो सिर झुकाकर कहा, महाराज मेरी सावधानी में बिल्कुल कसर नहीं थी। मेरे इन अभ्यस्त हाथों से अच्छे अच्छे वकील भी नहीं छूट सके, पर इस बार तो कोई इंद्रजाल ही हो गया। तो ये जो हास्य व्यंग विधा है वो आप उसको बिल्कुल देख रहे होंगे कि किस तरीके से जो हास्य व्यंग विधा में ये जो है वो रच रही है। तो तीव्र वायु तरंग पर त्यों ही सवार हुआ, वह मेरे चंगुल से छूटकर ना जाने कहाँ गायब हो गया। इन 5 दिनों में मैंने सारा ब्रह्मांड छान डाला, पर उसका कहीं पता नहीं चला। तो धर्मराज हैं वो क्रोध से बोले इस बात को लेकर, मूर्ख जीवों को लाते लाते बूढ़ा हो गया, पर फिर भी एक मामूली बूढ़े आदमी के जीव ने तुझे चकमा दे दिया। दूत ने सिर झुकाकर कहा, महाराज मेरी सावधानी में बिल्कुल कसर नहीं थी। मेरे इन अभ्यस्त हाथों से अच्छे अच्छे वकील भी नहीं छूट सके, पर इस बार तो कोई इंद्रजाल ही हो गया। फिर चित्रगुप्त हैं वो बोलते हैं, ये जो हास्य व्यंग विधा है वो एक जो संवाद शैली है उसी में आगे बढ़ती है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसकी जो संवाद है उससे प्रश्न भी पूछी जाती हैं कि कौन सा संवाद चित्रगुप्त का है, कौन सा धर्मराज का, कौन सा साहब का, कौन सा बाबू का, कौन सा भोलाराम का। तो चित्रगुप्त ने कहा, महाराज आजकल पृथ्वी पर इस प्रकार का व्यापार बहुत हो चला है। लोग दोस्तों को कुछ चीज बेचते हैं और उसे रास्ते में ही रेलवे वाले उड़ा लेते हैं। हौजरी के पार्सलों के मोजे रेलवे अफसर पहनते हैं। तब वो बोलते हैं हौजरी के जो पार्सलों के जो मोजे हैं उसको रेलवे वाले पहनते हैं। मालगाड़ी के डब्बे हैं वो रास्ते में बिल्कुल कट जाते हैं। तो वो बोलते हैं मालगाड़ी के जो डब्बे हैं वो रास्ते में कट जाती हैं। एक बात और हो रही है, राजनीतिक दलों के नेता विरोधी नेता को उड़ाकर बंद कर देती हैं। कहीं भोलाराम के जीव को तो किसी विरोधी ने मरने के बाद दुर्गति करने के लिए नहीं उड़ा लिया। तो ये जो हास्य व्यंग विधा है जो सरकारी भ्रष्टाचार का है वो आपको नजर आ जाएगा। तो इसमें जो सरकार राजनीतिक सरकारी कार्यालयों में भ्रष्टाचार है वो आपको नजर आ जाएगा। पूरा का पूरा जो माल और जो गोदाम है उसी को उड़ा लिया जाता है। तो चित्रगुप्त ने कहा, महाराज आजकल पृथ्वी पर इस प्रकार का व्यापार बहुत चला है। लोग दोस्तों को कुछ चीज बेचते हैं और उसे रास्ते में ही रेलवे वाले उड़ा लेते हैं। हौजरी के पार्सलों के मोजे रेलवे अफसर पहनते हैं। मालगाड़ी के डब्बे रास्ते में कट जाती हैं। एक बात और हो रही है, राजनीतिक दलों के नेता विरोधी नेता को उड़ाकर बंद कर देते हैं। कहीं भोलाराम के जीव को भी तो किसी विरोधी ने मरने के बाद दुर्गति करने के लिए नहीं उड़ा लिया। धर्मराज ने व्यंग्य से चित्रगुप्त की ओर देखते कहा कि तुम्हारी भी रिटायर होने की उम्र आ गई। भला भोलाराम जैसा नगण्य
दीन आदमी से किसी को क्या लेना देना। तो धर्मराज है, उन्होंने बड़े व्यंग्य से इस बात को बोला कि धर्मराज ने व्यंग्य से चित्रगुप्त की ओर देखते हुए कहा, तुम्हारी भी रिटायर होने की उम्र आ गई, भला बोलाराम जैसे नगण्य दीनहीन आदमी से किसी को क्या लेना देना। इसी समय कहीं से घूमते घूमते जो नारद मुनि है वो वहां आ गए। धर्मराज को गुमसुम बैठे देख बोले, क्यों धर्मराज, कैसे चिंतित बैठे हैं? क्या नरक में निवास स्थान की समस्या अभी हल नहीं हुई है? तो वो बोलते हैं क्या नरक में निवास स्थान की समस्या अभी हल नहीं हुई है? तो इसके जवाब में जो धर्मराज है वो बोलते हैं कि नरक में जो निवास स्थान की समस्या है वो तो कब की सॉल्व हो गई। तो धर्मराज ने कहा, वह समस्या तो कब की हल हो गई। नरक में पिछले सालों में बड़े गुड़ी कारीगर आ गए हैं, कई इमारतों के ठेकेदार हैं जिन्होंने पूरे पैसे लेकर रद्दी इमारतें बनाई। बड़े बड़े इंजीनियर भी आ गए जिन्होंने ठेकेदारों से मिलकर पंचवर्षीय योजनाओं का जो पैसा है वो खाया। ओवरसीयर हैं जिन्होंने इन मजदूरों की हाजिरी भरकर पैसा वो हड़पा, जो कभी काम पर गई नहीं। इतने बहुत जल्दी नरक में कई इमारतें तान दी। वह समस्या तो हल हो गई, पर एक बड़ी, तो जो शोषण का जो तंत्र है, जो भ्रष्टाचार का जो तंत्र है, उसका वो वर्णन है वो केवल 5 लाइनों में हरिशंकर परसाई ने कर दिया है कि जो सरकारी जो अफसर होते हैं वो किस प्रकार है जो शोषण है वो करते हैं, और उनका जो भ्रष्टाचार है वो किस तरीके से होता है, और ये शोषण तंत्र है वो किस तरीके से जो भ्रष्टाचार है वो अपनी मजबूती से जुड़ा हुआ होता है। तो धर्मराज ने कहा कि वह समस्या तो कभी की हल हो गई। नरक में पिछले सालों में बड़े गुड़ी कारीगर आ गए हैं, कई इमारतों के ठेकेदार हैं जिन्होंने पूरे पैसे लेकर रद्दी इमारतें बनाई। बड़े बड़े इंजीनियर भी आ गए हैं जिन्होंने ठेकेदारों से मिलकर पंचवर्षीय योजनाओं का पैसा खाया। ओवरसीयर हैं जिन्होंने उन मजदूरों की हाजिरी भरकर पैसा हड़पा, जो कभी काम पर गए ही नहीं। इन्होंने बहुत जल्दी नरक में कई इमारतें तान दी। वह समस्या तो हल हो गई, पर एक बड़ी विकट है उलझन आ गई है। तो भोलाराम नाम के एक आदमी की 5 दिन पहले मृत्यु हुई। उसकी जीव को यह दूत यहाँ नारद ने पूछा, उस पर इनकम टैक्स तो बकाया नहीं था, हो सकता है कि उन लोगों ने रोक लिया। तो चित्रगुप्त ने कहा, इनकम होती तो टैक्स होता, भुखमरा था। तब वो बोलते हैं कि क्या पता उस पर कोई इनकम टैक्स है, तो वो तो नहीं बकाया था, तो इनकम टैक्स वालों ने रोक लिया। तो चित्रगुप्त ने कहा कि इनकम होती तो टैक्स होता, भुखमरा था वो। फिर उसके बाद नारद ने कहा, माता बोलाराम की क्या बीमारी थी? तो जब जो नारद हैं वो जब पृथ्वी पर पहुंच जाते हैं, तो जो नारद हैं जो बोलाराम की पत्नी है उनसे चर्चा प्रारंभ हो जाती है। तो वो बोलते हैं, नारद उनसे बोलते हैं, नारद ने कहा कि माता बोलाराम को क्या बीमारी थी? तो क्या बताऊं, वो उनकी पत्नी बोलती है गरीबी की बीमारी थी। ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि नारद जब उनसे पूछता है कि बोलाराम को क्या बीमारी थी, तो बोलाराम को जो बीमारी थी वो थी गरीबी की बीमारी। इसी तरीके से फणीश्वर नाथ रेणु का एक महत्वपूर्ण उपन्यास है मेला आंचल। तो वो प्रशांत के माध्यम से उसमें बतलाते हैं कि डॉक्टर है, डॉक्टर ने जो रोग है उसकी जो दवा है वो पकड़ ली है। गरीबी और जो जहालत है वो इस रोग के हैं, वो 2 सबसे बड़े कीटाणु हैं। तो उसी बात को है वो कहीं ना कहीं वो बोलते हैं गरीबी की बीमारी थी। तो यहाँ पर किसकी बीमारी है? गरीबी की। और फणीश्वर नाथ रेणु के मेला आंचल में किसकी बीमारी और किस रोग का कीटाणु है? तो वो है गरीबी और जहालत का। तो क्या बताऊं, गरीबी की बीमारी थी। 5 साल हो गए पेंशन पर बैठे, पर पेंशन अभी तक नहीं मिली। हर 10-15 दिन में एक दरखास्त देते थे, पर वहां से या तो जवाब आता ही नहीं था, और आता तो यही कि तुम्हारी पेंशन के मामले पर विचार हो रहा है। इन 5 सालों में सब गहने बेचकर हम लोग खा गए, फिर बर्तन बिके, अब कुछ नहीं बचा। फाके होने लगे थे, चिंता में घुलते घुलते और भूखे भूखे मरते उन्होंने जो दम है वो तोड़ दिया। तो जो भोलाराम की जो पत्नी है वो बोलती है, क्या बताऊं कि गरीबी की बीमारी थी, 5 साल हो गए पेंशन पर बैठे, पर पेंशन है अभी तक नहीं मिली। हर 10-15 दिन में एक दरखास्त देते थे, पर वहां से या तो जवाब आता ही नहीं था, और आता तो यही कि तुम्हारी पेंशन के मामलों पर विचार हो रहा है। इन 5 सालों में सब गहने बेच हम लोग खा गए, फिर बर्तन बिके, अब कुछ नहीं बचा। फांके होने लगे थे, चिंता में घुलते घुलते और भूखे मरते मरते उन्होंने दम तोड़ दिया। फिर उन्होंने कहा, ऐसा तो मत कहो महाराज, उम्र तो बहुत थी, 50-60 रुपया महीना पेंशन, 50-60 रुपया महीना पेंशन मिलती तो कुछ और काम कहीं करके गुजारा हो जाता, पर क्या करें, 5 साल की नौकरी से बैठे हो गए और अभी तक एक भी कौड़ी नहीं मिली। जब ये बात बोलती कि गरीबी की बीमारी थी और उनका जो समय वो आ गया था,
तो नारद बोलते हैं कि उनका जो समय है वो आ गया था, लेकिन उनकी पत्नी है वो बोलती है ऐसा तो मत कहो महाराज, उम्र तो बहुत थी, 50-60 रुपया महीना पेंशन मिलती तो कुछ और काम कहीं करके गुजारा हो जाता, पर क्या करें 5 साल की नौकरी से बैठे हो गए और अभी तक कौड़ी है वो नहीं मिली। फिर उसके बाद है, स्त्री ने गुर्रा कर नारद की ओर देखा, बोली हर कुछ मत बको महाराज, तुम साधु हो, उचक्के नहीं हो। जिंदगी भर उन्होंने किसी दूसरी स्त्री को आंख उठाकर नहीं देखा। जब भोलाराम की पत्नी और नारद के बीच में जब संवाद हो रहा होता है, तो नारद है भोलाराम की पत्नी से वो पूछते हैं कि उनको क्या किसी से प्रेम था। तो भोलाराम की पत्नी बोलते हैं कि हाँ महाराज, उनको अपनी हर किसी को अपनी पति पत्नी जो परिवार है उससे प्रेम होता। तो नारद बोलते हैं कि ये तो उसके अलावा कोई उनको विशेष स्त्री वगैरह से प्रेम हो। तो भोलाराम की पत्नी बोलती है कि स्त्री ने गुर्रा कर नारद की ओर देखा, बोली हर कुछ मत बको महाराज, तुम साधु हो, उचक्के नहीं हो। जिंदगी भर उन्होंने किसी दूसरी स्त्री को आंख उठाकर नहीं देखा। तो नारद है वो हंसकर है इस चीज को है वो बतलाते हैं, वो जवाब देते हैं, हाँ तुम्हारा यह सोचना ठीक है, यही हर अच्छी गृहस्थी का आधार है। अच्छा माता मैं चला। तो स्त्री है जब वो नारद जा रहे होते हैं तो वो बोलते हैं कि हमारा जो कुछ पेंशन है उसका काम भी आप कर दीजिए अगर हो सके। तो नारद स्त्री ने कहा, महाराज आप तो साधु हैं, सिद्ध पुरुष है, कुछ ऐसा नहीं कर सकते कि उनकी रखी हुई पेंशन है वो मिल जाए, इन बच्चों का जो पेट है वो कुछ दिन भर जाए। नारद को वो दया आ गई थी, भी कहने लगे साधुओं की बात कौन मानता, मेरा यहाँ कोई मठ तो है नहीं, फिर भी मैं सरकारी दफ्तर में जाऊंगा और कोशिश करूंगा। तो स्त्री ने कहा, महाराज आप तो साधु हैं, सिद्ध पुरुष हैं, कुछ ऐसा नहीं कर सकते कि उनकी रुकी हुई पेंशन है वो मिल जाए, इन बच्चों का जो पेट है वो कुछ दिन है वो भर जाए। तो नारद को है वो दया आ गई और वो कहने लगे साधुओं की बात कौन मानता है, मेरा यहाँ कोई मठ तो है नहीं, फिर भी मैं सरकारी दफ्तर में जाऊंगा और कोशिश करूंगा। तो जब नारद हैं वो सरकारी दफ्तर है उसमें जाते हैं तो उनको वो कई प्रकार के जो ताम झाम है वो मिलते हैं। तो उस बाबू ने उन्हें ध्यानपूर्वक देखा और बोला, भोलाराम ने दरखास्तें तो भेजी थी पर उन पर वजन नहीं रखा था, इसलिए कहीं उड़ गई। तो बाबू का बड़ा महत्वपूर्ण कथन है ये। उस बाबू ने उन्हें ध्यानपूर्वक देखा और बोला, भोलाराम ने दरखास्तें तो भेजी थी पर उन पर वजन नहीं रखा था, इसलिए कहीं उड़ गई होंगी। नारद ने कहा, भाई ये बहुत से पेपर वेट तो रखे हैं, क्यों इन्हें नहीं रख दिया। तो नारद है वो बोलते हैं कि भाई ये बहुत से पेपर वेट तो रखे हैं, इन्हें क्यों नहीं रख दिया। बाबू हंसा, बाबू हंस के बोलता है, आप साधु हैं, आपको दुनियादारी समझ में नहीं आती, दरखास्त पेपर वेट से नहीं दबती, खैर आप उस कमरे में बैठे बाबू से मिलिए। तो यहीं से जो सरकारी कार्यालय में व्याप्त जो भ्रष्टाचार और जो लाल फीताशाही है उसका पता चलता है। उस बाबू ने उन्हें ध्यानपूर्वक देखा और बोला, भोलाराम ने दरखास्तें तो भेजी थी पर उन पर वजन नहीं रखा था, इसलिए कहीं उड़ गई होंगी। नारद ने कहा, भाई ये बहुत से पेपर वेट तो रखे हैं, इन्हें क्यों नहीं रख दिया। बाबू हंसा, आप साधु हैं, आपको दुनियादारी समझ में नहीं आती, दरखास्त पेपर वेट से नहीं दबती, बैठे उस काबू में मिलाए। चपरासी ने कहा, फिर चपरासी है वो पूरा मामला है वो समझ जाता है तो उसको एक तरह से दया आती, तो वो बोलते हैं, चपरासी ने कहा, महाराज आप क्यों इस झंझट में पड़ गए, आप अगर साल भर भी यहाँ चक्कर लगाते रहे ना तो भी काम नहीं हो, आप तो सीधे बड़े साहब से मिलिए, उन्हें खुश कर लिया तो अभी आपका जो काम है वो तुरंत हो जाएगा। फिर नारद बड़े साहब से मिलने के लिए जाती है तो देख बड़े साहब उनसे नाराज हो गए। नारद से बोले, इसे कोई मंदिर समझ लिया है क्या, धड़धड़ाते चले आए, चिट क्यों नहीं भेजी। तो बड़े साहब हैं तो वो उनका ऐसा थोड़ी सा तजुर्बा रहेगा, तो उनका अलग ही टोन रहेगी। तो बड़े साहब वो तुरंत है वो नाराज हो गए, बोले इसे कोई मंदिर समझ लिया है क्या, धड़धड़ाते चले आए, चिट क्यों नहीं भेजी। तो नारद ने वह कहा, कैसे भेजता, वो चपरासी तो है वो उसके सो रहा था, तो वो चपरासी सो रहा था। साहब बोले, तो जब वो ये सब चीजें होती हैं कि वजन चाहिए ये चाहिए, तो साहब बोले कि आप हैं बैरागी, दफ्तरों के रीति रिवाज नहीं जानते, असल में भोलाराम ने गलती की, भाई ये भी एक मंदिर है, यहाँ भी दान पुण्य करना पड़ता है, आप भोलाराम के हाथ में ये मालूम होते हैं, भोलाराम की दरखास्तें हैं वो उड़ रही हैं, उन पर वजन रखिए। तो नारद को बड़ा बार लगता है कि वजन का जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है। फिर साहब बोले, भाई सरकारी पैसे का मामला है,
पेंशन का केस 20 दफ्तर में जाता है, देर लग ही जाती है। 20 बार एक ही बात को 20 जगह लिखना पड़ता है, तब पक्की होती है जितनी पेंशन मिलती है। उतना ही स्टेशनरी लग जाती है। तो यहीं पर कहीं पर जो सरकारी कार्यालयों में व्याप्त जो लाल फीताशाही है उसका वर्णन किया गया है। तो जो लाल फीताशाही है वो इन पंक्तियों में वो नजर आएगी। साहब बोले, भाई सरकारी पैसे का मामला है, पेंशन का केस 20 दफ्तरों में जाता है, देर लग ही जाती है। 20 बार एक ही बात को 20 जगह लिखना पड़ता है, तब पक्की होती है। जितनी पेंशन मिलती है उतनी ही स्टेशनरी लग जाती है। हाँ, जल्दी भी हो सकता है, मगर तो जो वो बोलते हैं कि मगर, तो वो बोलते हैं कि कुछ ना कुछ आपको वजन रखना पड़ेगा। तो वो नारद है, उनकी बात को समझते नहीं। तो साहब वो बोलता है कि आपकी जो वीणा है सुंदर, इसे भी वजन है वो रखा जा सकता है। तो नारद तो लेकिन वो तो उसकी जो वीणा है वो करने लगती हैं साहब नारद की। तो नारद अपनी वीणा छिनते देख जरा घबराए, फिर संभल कर उन्होंने वीणा टेबल पर रखकर कहा, ये लीजिए, अब जरा जल्दी उसकी पेंशन का जो ऑर्डर है वो निकाल दीजिए। नारद समझे कि साहब कुछ ऊंचा सुनता है, इसलिए जोर से बोले, भोला राम। सहसा फाइल में से आवाज आई कि कौन पुकार रहा है, मुझे पोस्टमैन है या क्या पेंशन का ऑर्डर आ गया। आवाज आई, मुझे नहीं जाना, मैं तो पेंशन की दरखास्तों में अटका हूँ, यही मेरा मन लगा है, मैं अपनी दरखास्त छोड़कर है वो नहीं जा सकता। तो इस तरीके से जो सरकारी कार्यालयों में व्याप्त जो भ्रष्टाचार और जो लाल फीताशाही है वो यहाँ पर इन पंक्तियों में नजर आ जाती है। तो साहब बोले, भाई सरकारी पैसे का मामला है, पेंशन का केस है वो 20 दफ्तरों में जाता है, देर है वो लग ही जाती है, और 20 बार एक ही बात को 20-20 जगह लिखना पड़ता है, तब पक्की होती है। जितनी पेंशन मिलती है उतनी ही स्टेशनरी लग जाती है। हाँ, जल्दी हो सकता है, मगर नारद अपनी जो बीना है वो छुपाते जरा घबराए, फिर संभल कर उन्होंने बीना टेबल पर रखकर कहा, ये लीजिए, अब जरा जल्दी उसकी जो पेंशन का जो ऑर्डर है वो निकाल दीजिए। नारद समझे कि साहब कुछ ऊंचा सुनता है, इसलिए जोर से बोले, भोला राम। सहसा फाइल में से आवाज आई, कौन पुकार रहा है, पोस्टमैन है क्या, कोई पेंशन का ऑर्डर आ गया है। आवाज आई, मुझे नहीं जाना, मैं तो पेंशन की दरखास्तों में अटका हूँ, यही मेरा मन लगा है, और अपनी दरखास्तों को छोड़कर नहीं जाता। किसकी आवाज है? ये आवाज है भोला राम की। तो ये आवाज है भोला राम की जीव की। तो इस तरीके से जो कहानी है, इसके जो प्रमुख उद्धरण है वो आपके सामने थे, और इसके से जो उद्धरण है इससे बाहर जो प्रश्न है वो नहीं ही जाएंगे। अब इसके बाद जब भी कोई हम रचना पढ़ते हैं या उसको जो पढ़ने का जो सबसे बेहतर तरीका होता है, सबसे पहले हम जो लेखक है उसके बारे में जानकारी प्राप्त करें, लेखक के बारे में, विभिन्न आलोचकों वगैरह उनकी जो अन्य रचना है उनके बारे में जानकारी के बाद हम जो मूल पाठ्य पुस्तक है उस पर आए। पाठ्य पुस्तक पढ़ने के बाद उसमें जो महत्वपूर्ण तथ्य या कॉन्सेप्ट है उनकी हमने बात चर्चा कर ली थी, और अंत में बचता है हमारा पीवाईक्यू। जब तक हम पीवाईक्यू के जो क्वेश्चन उनको सॉल्व नहीं करेंगे तब तक हमारा जो कोई भी जो कॉन्सेप्ट है या जो पढ़ा हुआ है वो कंप्लीट नहीं हो सकता। तो जो पीवाईक्यू है वो इसके, और ये पीवाईक्यू वही है जो कि एग्जाम में है वो आई हुई है, ना कि मन से बनाई हुई है। तो ये सभी के सभी जो पीवाईक्यू विभिन्न एग्जाम है उसमें आए हैं। तो भोलाराम का जीव पाठ है किस विधा से संबंधित है? बहुत ही आसान प्रश्न है। रिपोर्टाज विधा, डायरी विधा, तिलिस्मी विधा और हास्य व्यंग विधा। तो जो प्रश्न है भोलाराम का जीव पाठ है वो किस विधा से संबंधित है? तो रिपोर्टाज विधा नहीं, डायरी भी नहीं, तिलिस्मी भी नहीं, तो जो ये जो विधा है वो है हास्य व्यंग विधा से। हरिशंकर परसाई हिंदी साहित्य के किस विधा के एक सशक्त हस्ताक्षर है? तो जो हरिशंकर परसाई है वो हिंदी साहित्य की जो किस एक विधा की है वो सशक्त हस्ताक्षर है। ऑप्शन है उद्धरण शैली, व्यंग विधा शैली, विवेचनात्मक शैली और गवेषणात्मक शैली। तो हरिशंकर परसाई, आप बताइए, हरिशंकर परसाई वो हिंदी साहित्य के किस विधा के सशक्त साहित्यकार है, हस्ताक्षर है? तो वो है व्यंग विधा शैली। और इन्होंने जो हिंदी में जो व्यंग विधा है उसमें जो नए प्रतिमान है वो स्थापित किए, और इन्हीं के जो बनाए हुए जो प्रतिमान है उसको जो आगे बढ़ाने का काम है विभिन्न व्यंग्यकार है वो कर रहे हैं। तो इन्होंने जो हिंदी साहित्य में जो व्यंग विधा का एक ऐसा मुकाम स्थापित कर दिया है कि उसे कोई भी जो अन्य व्यंग्यकार है वो छू नहीं पाया है। निम्नलिखित में से कौन सी रचना है वो हरिशंकर परसाई जी की नहीं है? तिरछी रेखाएं, भोलाराम का जीव, विकलांग श्रद्धा का दौर और गलता लोहा। ये बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और आया हुआ है एग्जाम में, पीवाईक्यू है। निम्नलिखित में से कौन सी रचना है वो हरिशंकर परसाई जी की नहीं है? तिरछी रेखा हरिशंकर परसाई की रचना है, भोलाराम का जीव हम चर्चा भी कर चुके हैं,
विकलांग श्रद्धा के दौर के लिए इनको साहित्य अकादमी का जो पुरस्कार है वो भी मिला था, हरिशंकर परसाई को। इसके अलावा जो गलता लोहा है वो इनकी रचना नहीं है, क्योंकि जो गलता लोहा जो रचना है वो है शेखर जोशी की कहानी है ये। तो इसमें जो हरिशंकर परसाई की जो रचना नहीं है वो है कौन सी है, वो है गलता लोहा, क्योंकि ये शेखर जोशी की कहानी है। अगला प्रश्न है कि भोलाराम का जीव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये जो पूरा आपका जो कॉन्सेप्ट है ना वो इसमें नजर आएगा। तो इससे पहले मैंने आपको इस कक्षा में जितना भी कॉन्सेप्ट वगैरह मैं बताया था ना, उस पूरे कॉन्सेप्ट का जो यूज है वो आपको यहाँ पर होगा। अगर आपने कहानी को अच्छी तरीके से ध्यान से अगर पढ़ा होगा और देखा होगा, समझा होगा, तो आपको इस क्वेश्चन को तभी सोल्व कर पाएंगे। भोलाराम का जीव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें जीव और परमात्मा के संबंधों पर विचार किया गया। अब आप लोग बताइए कि क्या इसमें जीव और परमात्मा के संबंधों पर विचार किया गया। कहानी का जो टाइटल है उसको देख के लग सकता है कि भोलाराम का जीव है, तो इसमें जीव और जो परमात्मा के जो संबंध है उस पर विचार किया गया, लेकिन इसमें जीव और परमात्मा के संबंधों पर कोई विचार नहीं किया गया। इसमें पौराणिक कथा को आधार बनाकर व्यंग्य की निर्मित की गई है। ये कथन बिल्कुल सही है, क्योंकि इसमें पौराणिक कथा को जो आधार बनाकर उसमें व्यंग्य की जो निर्मित है वो की गई है। इसमें सरकारी कार्यालयों में पनप रहे भ्रष्टाचार का मार्मिक चित्रण, बिल्कुल सही कथन है। इसमें सरकारी कार्यालयों में पनप रहे सरकारी भ्रष्टाचार के साथ ही जो लाल फीताशाही है उसका मार्मिक चित्रण है। इसमें राष्ट्रीय चेतना को केंद्र में रखा गया। ऐसा कहीं पर भी इस आपने जो इस कक्षा को पढ़ा होगा तो इसमें कहीं पर ये बात जिक्र नहीं आएगी। इसमें लाल फीताशाही की अमानवीयता का चित्रण है, बिल्कुल ये बात सही है, क्योंकि जो फाइल है वो इधर से उधर जा रही है और 200 जगह जो फाइल है वो इधर से उधर है वो घूमती रही है। तो बी, सी और जो ई ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है ये। तो आप देख सकते हैं किस प्रकार के यूजीसी नेट में जो कॉन्सेप्चुअल जो प्रश्न है वो बनते हैं। भोलाराम का जो जीव कहानी के विषय, ये भी बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि भोलाराम का जीव जो कहानी की जो विषय है वो क्या है। तो ये क्या कहानी भ्रष्टाचार की पक्ष धरता है? बिल्कुल नहीं, ये कहानी भ्रष्टाचार की पक्ष धरता ना हो, भ्रष्टाचार पर जो व्यंग्य है वो करती है। भ्रष्टाचार का अनावरण, तो सरकारी कार्यालयों में जो भ्रष्टाचार का जो अनावरण है वो आपको इसमें नजर आएगा। सदाचार का जो निषेध है, बिल्कुल गलत बात है, इसमें सदाचार का जो निषेध है उसकी चर्चा नहीं की गई है। और सरकारी कार्यालयों में व्याप्त रिश्वतखोरी की अभिव्यक्ति, ये बात तो बिल्कुल सही है। तो बी और जो डी है वो आंसर इसके सही है ये। भोलाराम का जीव में पेंशन के लिए रिश्वत के तौर पर बड़े अफसर ने रख लिया था। तो जो मैंने आपसे जो महत्वपूर्ण बातों में जो चर्चा की थी ना, तो उसमें जो महत्वपूर्ण बातों में जो हास्य व्यंग्य विधा में इसमें जो जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य थे या जो महत्वपूर्ण बात है, तो मैं आपको एक स्लाइड में लिखवा दिया था, उसी से आप देख लीजिए प्रश्न बन गया कि भोलाराम का जीव पेंशन के लिए रिश्वत के तौर पर बड़े अफसर ने क्या रख लिया था? रुपए, गदा, बीना और बांसुरी। तो वो जब साहब बोलता है कि कुछ ना कुछ वजन चाहिए, तो नारद बोलते हैं कि मेरे पास तो कुछ है नहीं, तो वो बोलते हैं कि आपकी जो सुंदर बीना है वो मुझे दे दीजिए। अगली बार ये प्रश्न बन सकता है कि जो सुंदर बीना है वो साहब क्यों लेता है? क्योंकि उसकी जो लड़की है वो गाना बजाना वो सीखती है, और साधु संतों की जो बीना है उससे तो जो मधुर संगीत है वो निकलेगा, तो वो क्या लेगा? सुंदर बीना। भाई सरकारी पैसे का मामला है, पेंशन का केस 20 दफ्तरों में जाता है, देर लग जाती है, 20 जगह लिखना पड़ता है तब पक्की होती है, 20 में जाता है, हमें 20 एक बार एक ही बात का जीव में ये वार्तालाप है वो कुंज। जब भी मैंने कहानी की चर्चा आपसे की थी तो मैंने बोला था कि ये जो हास्य व्यंग्य विधा है ये इसमें आपको संवाद शैली में रचित है। इसमें जो विभिन्न जो संवाद है उनके माध्यम से इसमें जो हास्य व्यंग्य की है वो सृजन है वो की गई है। तो भाई सरकारी पैसे का मामला है, पेंशन का केस 20 दफ्तरों में जाता है, देर लग जाती है, 20 जगह लिखना पड़ता है तब पक्की होती है, 20 में जाता है, हमें 20 एक ही बार। तो ये पंक्ति वार्तालाप किन चरित्रों के माध्यम से हुआ है? ऑप्शन है भोलाराम का जीव और चपरासी, नारद और चपरासी, नारद और साहब, भोलाराम की पत्नी और साहब। तो भोलाराम की पत्नी और साहब तो ये तो है ही नहीं है। भाई सरकारी पैसे का मामला है, भोलाराम का जीव और चपरासी के बीच में भी नहीं है, नारद और चपरासी के बीच में भी नहीं है। ये जो बात है वो है नारद और साहब के बीच में। तो ये जो कथन है वो है नारद और साहब का। तो इस तरीके से हमने जो ये जो कक्षा है भोलाराम का जीव है उसके जो संपूर्ण आयाम है, जो विश्लेषण और जो PYQ है उनको सॉल्व कर लिया। तो इस कक्षा में हमने न केवल जो लेखक है हरिशंकर परसाई उनके बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त की, आलोचकों के कथन, उनकी जो विश्लेषणात्मकता है, और जो उन्होंने हिंदी में गद्य हास्य व्यंग्य विधा है उसको वो किस प्रकार नए मुकाम पर ले गए उनको
समझने का प्रयास किया। फिर हमने जो बोलाराम का जीव है उसके पूरा सारांश, उसके पात महत्वपूर्ण बातें, उन सभी बातों की चर्चा की। अंत में जो PYQ है बोलाराम का जीव के जितने भी आए हुए हैं उनको सॉल्व किया। तो जल्दी हम दूसरी कक्षा में मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ में। धन्यवाद।